आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज में दो तरीके के कानून हर बार देखने को मिले हैं, जहां मुसलमानों के लिए एक अलग नियम कानून है और जो इनके अपने लोग हैं उनके लिए अलग नियम कानून सेट कर दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जहां आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए हैं, उन्होंने किसी की जान नहीं ली, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी जेल की सलाखों के पीछे बीते 2 साल से हैं। और यही किसानों पर गाड़ियां चलाने वाला, 9 किसानों की हत्या करने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा जो है, सिर्फ 3 महीने में जमानत पर बाहर आ जाता है। यह दोहरा रवैया हर बार देखने को मिला है और यही रवैया जो है सीए एनआरसी पर भी देखने को मिला योगी सरकार का। जहां सीए एनआरसी को लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो उत्तर प्रदेश से भी जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। और सीए एनआरसी के नाम पर जो मनमाना चाहे रवैये से कार्रवाई योगी हुकूमत ने की, इसकी पूरी देश ने निंदा की और साथ ही साथ सवाल खड़े किए कि ये बाबा जी का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, जहां सीए एनआरसी के लोगों की तस्वीरें जो हैं उनके नाम, पते और मोबाइल के साथ सड़कों पर लगा दी गई और उन लोगों से मनमानी वसूली करना शुरू कर दिया। हुकूमत ने अपने हिसाब से सबके ऊपर मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे दर्ज करने के साथ साथ उनके ऊपर वसूली के लिए तमाम तरीके से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सीए को लेकर के बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है और खुला अल्टीमेटम दे दिया है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी सरकार को कि इन लोगों के ऊपर जो वसूली का आरोप आप लोगों ने लगाया है, उसे या तो आप खुद हटाइए या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले करके खुद इनके ऊपर जो धाराएं लगाई हैं उसे वापस लेगा। क्या कड़ी फटकार लगाई गई है, एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीए के खिलाफ कथित तौर पर आंदोलन कर रहे लोगों को वसूली के नोटिस भेजे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई वापस लेने के लिए सरकार को आखिरी अवसर दिया और कहा कि अन्यथा न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्रवाई को निरस्त कर देगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए खुद ही शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता और अभियोजक की तरह काम किया है। पीठ ने कहा कि कार्रवाई वापस लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। उच्चतम न्यायालय परवेज आरिफ टीटू की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सीए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उसने इस पर राज्य से इसका जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस मनमाने तरीके से भेजे गए हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जिसकी मृत्यु 6 साल पहले 94 वर्ष की आयु में हुई थी। साथ ही ऐसे नोटिस 90 वर्ष से अधिक आयु के 2 लोगों को सहित कई अन्य लोगों को भी भेजे गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाविक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 एफआईआर दर्ज की गई है और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 274 नोटिस में से 236 में वसूली के आदेश पारित कर दिए गए, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 2020 में अधिसूचित नए कानून के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश कर रहे हैं और पहले इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट करते रहे हैं। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2009 और 2018 में 2 फैसले में कहा है कि न्यायिक अधिकारियों को दावा न्यायाधिकरण में नियुक्ति किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आपने एडीएम नियुक्त किए। प्रसाद ने कहा कि सीए के विरोध के दौरान 451 पुलिसकर्मी घायल हुए, समांतर आपराधिक कार्रवाई और वसूली की कार्रवाई की गई। पीठ ने कहा कि आपको कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, कृपया इसकी जांच करें। हम 18 फरवरी तक एक और मौका आपको दे रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अन्य कार्रवाई से कोई सरोकार नहीं है, हम केवल उन नोटिसों से चिंतित हैं जो दिसंबर 2019 में सीए के विरोध के दौरान भेजे गए हैं। आप हमारे आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते। आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, जबकि हमने कहा था कि यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी कार्रवाई हुई वे इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। प्रसाद ने कहा कि अदालत ने जो भी कहा है उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो वहीं पिछले साल 9 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वे राज्य में सीए विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए पहले नोटिस पर कार्रवाई नहीं करे। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि राज्य कानून के अनुसार और नए नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। टीटू की दलील थी कि यह नोटिस उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले पर निर्धारित है, जो शीर्ष अदालत के 2009 के निर्णय में प्रतिपादित दिशा निर्देश का उल्लंघन है। तो किस तरीके से योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करके अपने ही नियम कानून सेट कर दिए और सीए आंदोलन के दौरान चल रहे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की उसकी कड़े तौर पर निंदा की। और तो और एक तरफा कार्रवाई के लिए मशहूर योगी सरकार ने उन लोगों को भी नोटिस भेज दिया जिनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सारा जो काला चिट्ठा था योगी सरकार का वो खुल करके सामने आया कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है और किस तरह सीएनआरसी के नाम पर योगी जी की पुलिस ने निशाना बनाया है उन लोगों को जो कि बिल्कुल उनका कसूर नहीं था, और जो कसूरवार थे उनको कसूरवार ठहरा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। पर यही कोई दूसरे समुदाय के लोग होते हैं तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।